नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में निम्न चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकेंगे। तो 58, 73, 99, 138, 193, प्रश्नवाचक चिन्ह 368। सबसे पहले इसे लिख लीजिए, ये 58 हो जाएगा, ये 73, ये 99, ये 138, 193 प्रश्नवाचक, उसके बाद 368 है। यहाँ 58 से 73 गया, ये कितना का है? +15 है। 73 से 99 कितना है? +26 है। 99 से 138 कितना है? +39 है। 138 से 193 जो है वो कितना है? +55 है। यहाँ से कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा है। चलिए एक और नीचे करके देखते हैं। 15 से 26 जो है वो कितना है? 11 है। 26 से 39 क्या है? 13 है। 39 से 55 कितना हो रहा है? तो ये 16 है। यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। 11 से 13 जो है वो क्या है? 2 है। 11 से 13 2 है। 13 से 16 कितना है? तो ये 3 है। यानी यहाँ से पैटर्न दिख रहा है, 2 है, 3 है। आगे जो होगा ये कितना होगा? तो ये 4 होगा। क्या है? 4 होगा। और हमें 4 जब मिलेगा, जब 16 +4 कितना होगा? 20 होगा। यानी 55 से जो आगे होगा ये क्या होगा? कितना होगा? तो ये होगा 75। क्या होगा? 75 होगा। और 75 जुटेगा किस में? तो 193 में। 193 और 75 अगर जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 और 7 दूनी 14, 15 16 16 6, बाकी एक कितना हो गया? 268। आंसर हमारा आ जा रहा है 268। यानी हमारा जो ये 4 2 3 4 के पैटर्न में जाएगा। 4 से ही जुटेगा तो ये 20 हो गया, और 20 जो जुटेगा 55 में तो 75 हो गया, और 75 से होगा तो ये खाली स्थान पे हमारा आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे 268। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। टिकट, हवाई जहाज और रेल। दोनों में टिकट लगता है, हवाई जहाज में भी और रेल में। लेकिन हवाई जहाज के टिकट पे रेल की यात्रा नहीं कर सकते, और रेल के टिकट पे हवाई जहाज नहीं। यहाँ जो सबसे अच्छा है वो कौन हो रहा है संबंध? ये निरूपित कर रहा है डी। एक तरफ इसे कर लीजिए हवाई जहाज का टिकट, और ये रेल का, और बीच वाला जो होगा वो टिकट होगा। क्या है? टिकट। अब टिकट कुछ और भी हो सकता है जो बीच ये आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो ऐसे फिगर में हमें किसका देखना है? 2 को जिस तरह 3 में हो रहा है उसी तरह इसका देखना है। अगर इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, इसे 3 और इसे 4, अगला जो 5 होगा 2 में होगा वही वैसे 3 में, वैसे ही होगा 4 में, 5 में, जो कि 5 में लाना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 से 3 में डी चला गया है यहाँ, और ये जेड आ गया है यहाँ। ठीक है। उसके बाद एस और डेल में चेंज हुआ है। डेल यहाँ चला गया यानी त्रिभुज, और ये एस इधर चला गया है, और ये इधर चला गया है, और ये इधर आ गया। ठीक उसी तरह अगर हम देखेंगे कि इसमें चौथे वाले फिगर में, इसमें देख रहे हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, तो ये हमारा कहाँ आ गया है? इसमें आ गया है। ये आ गया, एक ये है, एक ये है। चलिए अब क्या करना है कि जेड को एस तर करना है और एस को जेड तर करना है। तो ये देखिए जेड यहाँ चला गया, एस यहाँ हो गया, और डी या तीर को तीर यहाँ करेंगे, डी यहाँ करेंगे, तो ये हमारा हो गया। तो आंसर जो आ रहा है वो कौन सा हो रहा है? डी हो रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में प्लांट को इस तरह लिखा जाता है, स्कोर को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्रिड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्लांट लिख लीजिए, और इसके नीचे क्या लिख लेना है? जो हमारा कोड किया गया है। अब देखते हैं कि ये किस पैटर्न पे है। अगर P से +2 करते हैं तो ये जो है R आ जाता है, और L से +2 करते हैं तो N आ जा रहा है। क्या है? N आ जा रहा है, ये भी +2 का है। A से D किया गया है, A से D किया गया है, +3 हो जाएगा। N से V किया गया है, N से भी नहीं होगा, ये होगा। T से भी होगा, ये +2 है, और N से P है, ये +2 है। यानी आखिरी के जो 2 लेटर है वो +2 है, और बीच वाला जो है +3 है। इसी तरह हमारा जो है स्कोर इस तरह का लिखा गया है। अब हमें लिखना किसका है? ग्रीन का। क्या है? ग्रीन का।
यहां से देखते हैं कि इसको +2 करेंगे तो I आएगा, इसको +2 करेंगे तो क्या होगा, T होगा। I को +3 ही करेंगे तो हमारे पास L होगा, N का +2 करेंगे तो P होगा और D के +2 करेंगे F होगा। आंसर हमारा कौन निकल कर आ गया, निकल कर आ गया B आ गया। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देखते हैं अच्छे से फिगर को, तो हमारा जो ये हो जा रहा है आंसर वो आ जा रहा है ए, क्या है ओ। आप देख लीजिए यहाँ पर ये है, ये है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये है, हमारा यही है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला है, जब दर्पण को दी गई आकृति की दाईं ओर रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी बनेगा। क्या है, बी बनेगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। क्या है, लाल। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है, तो वो रंग होता है लाल होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम है। लाल का जो है वो वर्ण विक्षेपण क्या है, सबसे कम है। वर्ण विक्षेपण जो है सबसे कम है, जबकि बैगनी रंग का जो है, बैगनी रंग का जो है वो सबसे ज्यादा है। क्या है, वर्ण विक्षेपण। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का जो होता है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और बैगनी रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है बैगनी रंग का वो क्या होता है, सबसे कम होता है। दृश्य प्रकाश का अगर तरंग दैर्घ्य कभी कभी रेंज पूछ देता है तो 390 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर होता है, और दृश्य प्रकाश को देखने की क्षमता प्रदान करता है। दृश्य प्रकाश जो है वो देखने की क्षमता प्रदान करता है। लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम, जबकि बैगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। आंसर यहाँ हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी, NO3- से क्या हो जाएगा, NO। रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया है, उसे अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, और इसका आंसर हो जाएगा क्रॉकलिया। क्या है, क्रॉकलिया। कान का वह भाग क्रॉकलिया ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। यह स्टीरोसिलिया की गति कराता है जिससे मस्तिष्क को ध्वनि संकेत प्राप्त होता है। यह स्टीरोसिलिया को गति कराता है जिससे मस्तिष्क को ध्वनि संकेत प्राप्त होता है। कान का जो प्रमुख भाग होता है वो पिन्ना होता है। क्या है, पिन्ना होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक जो है दिशीय होता है, एक दिशा में ही होता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ही जो है ऊर्जा अगले पोषण स्तर में मिलता है। पादप हरित सूर्य से 1% ऊर्जा ग्रहण करता है। कितने परसेंट, 1% ऊर्जा ग्रहण करता है। निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव को, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दूध या मिल्क। दूध टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। दूध एक क्या है, कोलाइडी बिलियन है। दूध क्या है, कोलाइडी बिलियन है। जब कोलाइडी बिलियन से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो इन किरणों को प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और भी कोलाइड का उदाहरण है जिसे दूध, पायस, बादल, कोहरा, एरोसोल, ये सब कोलाइडी के उदाहरण है। अगला है, यदि समीकरण 3x² - 1 + 4k × x + k² + 5 = 0 का एक मूल दूसरे मूल के 1/3 हो तो k का हमें मान निकालना है। k का मान निकालना है। तो सबसे पहले पहला मूल क्या हो जाएगा, पहला मूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा
अल्फा बटा 3 हो जाएगा, और दूसरा मूल जो हो जाएगा, दूसरा मूल वो हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब मूलों का योग निकालते हैं, क्या है, मूलों का योग निकालते हैं। तो मूलों का योग बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूलों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा बटा 3 प्लस अल्फा बराबर -1 प्लस 4k बटा 3 हो जाएगा, क्या 4k बटा 3। इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा 4 अल्फा बटा 3 बराबर 1 प्लस 4k बटा 3 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4k बटा 4। ये हमारा आ गया क्वेश्चन 1 आ गया। आप कहते हैं मूलों का गुणनफल निकालते हैं, 1/3 अल्फा इंटू अल्फा। अल्फा बाई 3 क्यों मूल है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक मूल दूसरे मूल का 1/3 है। तो गुणनफल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा k² प्लस 5 बटा 3। अल्फा स्क्वायर बटा 3 बराबर हो जाएगा कितना, k² प्लस 5 बटा 3। यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, 1 प्लस 4k बटा क्या है 16 है। इसका ऊपर में जो है स्क्वायर हो जाएगा बराबर k² प्लस 5। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि समीकरण 1 का जो अल्फा का मान है वो रखा गया है, और 3 तो नीचे से ऑलरेडी कट गया है, और अल्फा का स्क्वायर का मान यहाँ पर जो है ये दिया हुआ, ये मान रखा गया है। ये होगा 1 प्लस 4k स्क्वायर बाई 16 बराबर k² प्लस 5। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 8k बराबर 16k स्क्वायर प्लस 80। 8k बराबर हो जाएगा 80 माइनस 1k बराबर हो जाएगा 79/8 हो जाएगा, क्या है 79/8। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का 1/5 गुना के बराबर हो तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 बराबर 1/5 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यही प्रश्न में हमें कह रहा था ना, बिल्कुल, क्योंकि जो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है उसका 1/5 है। अब आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुना 3 बराबर 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 15। 2n बराबर हो जाएगा 15 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। n बराबर हमारे पास कितना आ गया 14/2 बराबर 7। आंसर हमारा जो हो जा रहा है सी हो जा रहा है, क्या है सी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर बराबर खंडों में काटा जाता है। खंडों की संख्या का हमें गणना करना है, क्या है खंडों की संख्या। तो सीधे सीधे इसमें प्रश्न में है 60 है और 5 से भागा दे देना है, तो ये आ जाएगा 12। सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। एक 60 का अंकित मूल्य उसके क्रयमूल्य का दुगना है। एक 60 का अंकित मूल्य उसके क्रयमूल्य का दुगना है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। माना का जो है वो 60 का क्रयमूल्य कितना है, 60 का जो क्रयमूल्य है वो 100 है, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 200 है। लाभ बराबर कितना है 20%, तो विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना 100 गुना 120/100 बराबर 120। छूट परसेंटेज बराबर कितना हो गया 200 माइनस 180/200 गुना 100 बराबर 80/2 बराबर 40%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा 40%। कह रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का दुगना है। अंकित मूल्य, तो यहाँ पर अंकित मूल्य 100 माने तो क्रय मूल्य 60 का क्रय मूल्य माने 100, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 2 होगा। 20% का लाभ प्राप्त करने, लाभ कितना कर रहा है 20%, यानी उसे बेच रहा है कितना में 120 में, तो छूट कितना दे रहा है, तो जो अंकित मूल्य है उस पर ही छूट देगा, तो वो 40% छूट देगा। यानी 40% 200 के बेच रहा है तो 120 रुपया में बेचेगा, तब उसे 20% लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 20 किलोमीटर पर घंटे की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसका कितना समय लगेगा। तो यानी
45 किलोमीटर के स्पीड से वो चल रहा था और कितने किलोमीटर चला है, वो 4 किलोमीटर, यानी 180 किलोमीटर वो जा चुका था। अब नई चाल कर रहा है कि 20 किलोमीटर कम कर दिया, तो अब बचा कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। अब समय कितना लगेगा उसे, तो दूरी हमें 180 निकला था, 25 के स्पीड से चल रहा था ये, तो हमारा हो जाएगा 180 बटा 25। यहाँ आंसर जो है वो मिनट में दिया हुआ है, तो बस 60 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 432 मिनट। क्या है, 432 मिनट, डी हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ का संगठन किस वर्ष हुआ था, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1927 ईस्वी में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ आईओ के संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी जी टाटा प्रथम अध्यक्ष और डॉक्टर ए.जी. नोहरान थे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा बनी है, और वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ है रघुराम अय्यर। क्या है, रघुराम अय्यर। और भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो क्या है, नई दिल्ली में स्थित है। क्या है, नई दिल्ली में स्थित है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला राव थी। क्या है, मेरी लीला राव है। केरल के सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है, आंसर हो जाएगा सी, अथिरापिल्ली जलप्रपात। अथिरापिल्ली जलप्रपात। अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल के पेरियार नदी की सहायक नदी चलाकुडी नदी पर स्थित है, जो सोलायर पर्वतमाला के प्रवेश द्वार पर पश्चिम घाट की ऊपरी पहुंच से निकलती है। अथिरापिल्ली जलप्रपात 80 फीट ऊंचा और 330 फीट चौड़ा है। अथिरापिल्ली जो है वह 80 फीट ऊंचा, 330 फीट चौड़ा है। यहाँ कई तरह के प्रवासी और स्थानिक पक्षी जो है वो आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1974 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। क्या है, सर एलिजा जो है वो इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश हैं चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 512, 508, 500, 496, प्रश्नवाचक चिन्ह 484। सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए 512, 508, 500, 496, और उसके बाद क्या ब्रेक है, उसके बाद 484। यहाँ पर देखते हैं 512 से अगर 500 देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, -12 जा रहा है। और 8 से 96 जब देखते हैं तो ये भी -12 जा रहा है। तो अगला जो हमारा देखा जाएगा, कहाँ से देखा जाएगा, तो ये 500 से अगर देखेंगे -12 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 488। क्या है, 488। तो हमको यहीं से मिल जा रहा है 488, डी हो जाएगा। 5 मित्र प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। कितने हैं, 5 लोग हैं। पहले 5 लोग के बैठने का स्थान यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, वरुण को अगर मान लिया कि यहाँ पर हम बैठाते हैं तो राहुल के ठीक जो है बायां ओर बैठा हुआ है। ठीक, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी बैठा है। टीना बाईं ओर बैठा है और टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, टीना हो जाएगा, क्योंकि टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ 1 और 2 जो कहाँ, कौन बैठा हुआ है, वरुण बैठा हुआ है। सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है, वरुण के बगल में सुरेश यहाँ नहीं बैठा है, तो सुरेश कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कौन बैठे हुआ है, यहाँ पर बैठे होंगे प्रिया बैठे होगी। तो राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है वो है प्रिया। आंसर हमारा जो हो जाएगा 21 के डी हो जाएगा। दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा। नीचे एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, एम वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा, एम वाले फलक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पी जो है और पी कॉमन है, कॉमन से क्लॉकवाइज हमें घूम जाना है। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, यहाँ हो जाएगा पी एम टी, यानी Q के जो अपोजिट होगा वो M होगा, M के अपोजिट जो होगा वो Q होगा। पूछ रहा है M का ही, आंसर हमारा जो 23 के A हो जाएगा। क्या है, A हो जाएगा।
नीचे दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक अगली आकृति के चिन्हों का क्रम 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 24 का जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर जो है इशारा करते हुए रिम्मी ने कहा। अगर मान लिया कि ये आदमी है और इसके तरफ जो इशारा करते हुए कौन कहा? रिम्मी ने कहा। अगर मान लिया कि ये रिम्मी है, वह मेरे पिता, ये रिम्मी के जो कोई है पिता, ठीक है, पिता के बेटे, ठीक है ना, पिता के जो है के बेटे, यहाँ पर हो जाएंगे बेटे, कोई बेटे है का भाई है, ये हो जाएंगे भाई हो जाएंगे। उस आदमी का रिम्मी से क्या संबंध है? रिम्मी से क्या संबंध देखना है। तो यानी हो जाएंगे ये पिता के बेटे, यानी क्या हो जाएगा? रिम्मी के भाई के आदमी जो है वो भाई है, यानी रिम्मी का भी क्या लगेगा? भाई लगेगा। आंसर हमारा हो जाएगा 25 के डी हो जाएगा। कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। गैलीलियो एवं न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया और न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो है वो प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकाय की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के जो प्रथम नियम है, क्या है? प्रथम नियम है, उससे बल की परिभाषा मिलती है। क्या है? बल की परिभाषा मिलती है। और दूसरे नियम से जो है, दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है? तो बल का सूत्र मिलता है। क्या है? बल का सूत्र या व्यंजक मिलता है। और न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम को सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है? संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। अगला है विटामिन B1 को खाली स्थान भी कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। B2 को क्या कहा जाता है? तो राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 के। विटामिन B3 की अगर बात करें तो नियासिन कहा जाता है। क्या है? नियासिन कहा जाता है। B5 की अगर हम बात करते हैं तो पेंटोथेनिक, क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। B6 की बात होती है तो पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। B7 की बात करते हैं तो बायोटिन। क्या है? बायोटिन। B7 बायोटिन। B9 को कहते हैं फोलिक। क्या है? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। और एक B12 होता है जो कई बार पूछा जाता है, ये क्या है? साइनोक्वालामिन। क्या है? साइनोक्वालामिन। तो यहाँ पर जो है प्रमुख जो है रासायनिक नाम लिख दिए हैं। तो क्या है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल, साइनोक्वालामिन। आंसर जो हमारा यहाँ B1 का पूछ रहा है तो वो हो जाएगा थायमिन। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी खाली स्थान तापमान पर उबलेगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 100 डिग्री C से कम पर उबलेगा। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलेगा। वायुमंडल का सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, अर्थात द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा ए, फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि। टैपवर्म जो है वो अंतःपरजीवी का क्या है? उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, और उसे कहा जाता है ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन कहा जाता है। पराग कण को वायु के माध्यम से किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया एनिमोफिली कहा जाता है। एनिमोफिली कहा जाता है। और जल के माध्यम से पराग कण हाइड्रोफिली कहा जाता है। चमगादड़ द्वारा अगर परागकण हो रहा है तो उसे कहा जाता है चेप्टोफिली, और पक्षियों द्वारा परागकण को अर्निकोफिली कहते हैं। अगला है 0.5 एक छौके भिन्न में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर क्या है? रेकरिंग की सवाल आ गया है। 5 1 6 के पावर है। इसमें क्या है कि जो जितना लिखा हुआ है उसे पहले लिख दीजिए,
और रेकरिंग पर जो नहीं है उसे क्या है घटा दीजिए, 51 पे नहीं है ये घटा देंगे, और नीचे 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 लिख देंगे, 2 पर नहीं है तो उसके ऊपर क्या है शून्य लिख देंगे, 2 शून्य लिख देंगे। जब ये होगा तो कितना होगा 465/900, क्या है 465/900 बराबर 31/60 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या करना है कि जिस पे रेकरिंग है वो तो पहले छोड़िए, पहले पूरी संख्या को लिख दीजिए। तो ये पूरी संख्या हम लिख दिए हैं। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे घटा देंगे, 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 लिख देंगे, बाकी जिस पे रेकरिंग नहीं है वो उस पर 2 शून्य लिख देंगे। तो आंसर जो हमारा हो गया 516 - 51/900 यानी 31/60। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो हमें अभाज्य संख्या क्या है लिखना होगा 30 से 50 तक के। तो 30 से 50 तक के अभाज्य संख्या, एक तो 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर 41 होगा, फिर 43 होगा, फिर 47 होगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 199। क्या है 199 करें, जोड़ कर योग करना है तो कितना हो जाएगा 199 ही होगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखिएगा कुछ जो कंडीशन है उसे याद रखना होगा। कभी अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक में कितने जो है अभाज्य संख्या है तो वो है 15। 1 से लेकर अगर 100 तक पूछ दे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 1 से लेकर 200 तक पूछ दे तो कितना होगा 46 जो है अभाज्य संख्या होता है। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या जो है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्या है अभाज्य, एकमात्र संख्या 2 है जो सम भी है अभाज्य है। बाकी अभाज्य संख्या जो है, बाकी अभाज्य संख्या वो क्या ऐसा होता है विषम होता है। क्या होता है विषम होता है। सिर्फ 2 है जो सम भी है और क्या है अभाज्य भी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 40% वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 360 है। वह धनराशि जो है वो कितनी है? 33 नंबर प्रश्न में। तो 2 अर्धवार्षिक SI और CI का अंतर जो होता है वो कितना होता है P × R/100 के होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या है 360 बराबर P × 200/100 के स्क्वायर है। 1 वर्ष ब्याज जो है वो 40%, तो अर्धवार्षिक ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20%। इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किया गया तो 40% दिया हुआ उसे छमाही कर दीजिए तो आधा हो जाएगा परसेंटेज यानी 20 हो जाएगा, उसी पे ये निकाला गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 × 5 × 5 बराबर P बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 9000। क्या है 9000। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। 10,000 वर्ग 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक की दर से ऋण पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है 6000 होगा। क्या है 6000 होगा। तो ये 10,000 है, उसमें 3 और 20 अब बटा 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6000 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ये हमारा सही है। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित जो होता है वो 7200 होगा। क्या है 7200 होगा। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाएगा 10,000 अब 1 + 20/100 के क्यू माइनस 10,000 करेंगे तभी तो हमें ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो मिश्रधन का, उसमें 10,000 घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज से और सिंपल करेंगे तो ये 10,000 और गुना हो जाएगा कितना 10,000 गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5, अब माइनस में कर देना है 10,000। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 17,280 - 10,000 आएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 7280, लेकिन यहाँ का कितना कर रहा है 7200, यानी हमारा केवल जो है एक सही है, तो 34 के बी हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि वस्तु पर 50% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी 250% बराबर क्या हो जाएगा 5/2 और 50% बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2। MP/CP बराबर कितना है 5/2 यानी 10/4 और SP/MP जो है वो कितना है 1/2 यानी 5/10 है। क्या है 5/10 है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा SP - CP/CP और गुना 100, मान रख दीजिए 5 - 4/4 गुना 100 बराबर 25%। क्या है 25%। आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो ए हो। एक और मेथड से इसे बना सकते हैं, करा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है, तो क्रय मूल्य जो है वो कितना है 100 मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब कह रहा है वस्तु पर 50% की छूट दी गई है, तो 250 पे 50% अगर छूट दी जाएगी तो हमारा कितना हो जाएगा 125 रुपया पर बेचा गया। क्या है 125 रुपया पर ये जो बेचा गया, विक्रय मूल्य हो गया 125, तो लाभ जो हो गया कितना हो गया 25, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%, क्योंकि 100 पे ही, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की थी। 1928 से लेकर 1956 तक भारत जो है वो लगातार हॉकी में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने आखिरी बार हॉकी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, और इसका आंसर हो जाएगा सी माधवपुरी बूच। क्या है माधवपुरी बूच बनी है। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। सेबी जो है शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किया गया था कब, तो वो किया गया था 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। क्या है 1988 ईस्वी को। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस मनाया। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीप को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। गोवा को दमन तथा दीप के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है पैकेट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, पैकेट लिखेंगे। क्या है पैकेट। अब इसे बदलेंगे, इसको क्या करना है -1 करेंगे, ओ हो जाएगा, इसे +1 करेंगे तो बी होगा, इसे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा बी, और इसे जो होगा ये जे होगा, ये एफ होगा और ये सी होगा। इसमें 2 बार कौन आ रहा है, तो वो आ रहा है बी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 39 के बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद है, अलग अलग मूल्य है, ए सी से सस्ता है। ए जो है वो क्या है सी से सस्ता है, यानी सी जो है वो महंगा है, किंतु बी से महंगा है। ये जो है वो बी से महंगा है, तो यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा। ई सी से महंगा है, ई जो है वो सी से महंगा है, किंतु डी से सस्ता है। किंतु क्या है डी से जो है, ई जो है सी से महंगा है किंतु डी से सस्ता है, तो हमारा ये बन के आ गया है। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है, तो वो हो जाएगा बी। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पे आते हैं, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभागाध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन है। विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, केवल धारणा एक निहित है। क्या है एक निहित है। अगर ऐसी धमकी दिया जाएगा तो वो है कि जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है, तो ये हो जाएगा। और ये कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, इसका पे सवाल नहीं, वो सबको धमकी नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है किसी एक को दिया जा रहा होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल धारणा एक जो है वो निहित है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखते हैं 6 और 7 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है 13, और उसमें अगर 9 से गुना कर देंगे तो 117 आ रहा है जो कि बीच वाला। उसी तरह 9 + 2 जोड़ देंगे 11 गुना 7 से करेंगे तो 11 × 7 = 77। आंसर जो हमारा बी मिल जा रहा है। चलिए टखना पैर, ये हो जाएगा कौन सा, कलाई हथेली। जिस प्रकार टखना पैर के नीचे का हिस्सा है उसी प्रकार हथेली कलाई के निचले हिस्से में होता है। कथन है कि एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है। XYZ क्षेत्र में
कार्यवाही, उस क्षेत्र उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना चाहिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल कार्यवाही 1 और 3 पालन कर रहा है। क्या है? शिफ्ट तो किया नहीं जा सकता इतनी बड़ी जनसंख्या को, तो एक तो दूषित जल निकाय को शोधन किया जा सकता है और रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा दोनों आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्या है? एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। फ्लोरीन में खाली स्थान कार्बन परमाणु होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा 60। क्या होता है? 60 होता है। इसका संकेत जो होता है C60 लिखा जाता है। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला से। कहाँ से? मेडुला से होता है। सांस लेने के लिए ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स का प्रारंभ मेडुला से होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। अगला है एक ध्वनि स्रोत जो है प्लेटफॉर्म, क्या है? प्लेटफॉर्म की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि ध्वनि की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो श्रोता द्वारा सुने गए ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या होगी जो प्लेटफॉर्म पर स्थित खड़ा है? तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब n बराबर जो होगा वो VN/V माइनस VS होगा, यानी 320 गुना 200 बटा हो जाएगा 320 माइनस 100, यानी हो जाएगा 320 गुना 200 बटा 220, ये लगभग होगा 290.9 हर्ट्ज होगा। क्या है? 290.9 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि किसी नल तल का झुकाव जो है, झुकाव कोण 30 डिग्री हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? क्या है? यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो नथ समतल यानी इंक्लाइंड प्लेन की यांत्रिक लाभ हमें निकालना है। यहाँ हो जाएगा इस तरह, अगर ये थीटा है तो 1/sin थीटा बराबर होता है 1/sin ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी 1 झुकाव कोण की जया। तो कितना है? वो 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/1/2, यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला है किसी कारखाने के 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 है। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को 90,000 मिलता है और 8 सुपरवाइजरों का औसत वेतन 65,000 है तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना होगा? तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो हो जाएगा 60 गुना 29,900 अब माइनस हो जाएगा 2 गुना 90,000। 2 को मिलता है 90,000 माइनस 8 गुना 65,000। क्या है? 65,000। अब बटा हो जाएगा कितना? 60 माइनस 2 प्लस 8, यानी हो जाएगा 21,880। 21,880 आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत हमें ज्ञात करना है। माना कि दीवार की जो है क्या है? दीवार की चौड़ाई जो है वो कितना है? x मीटर है। ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई जो हो जाएगा 10x मीटर हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर होगा 10x गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80x मीटर हो जाएगा। तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा? दीवार का आयतन जो हो जाएगा वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। ये 51.2 दिया हुआ है बराबर हो जाएगा 80x गुना x गुना 10x, यानी 51.2 बराबर हो जाएगा 800x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से x क्यूब बराबर निकल जाएगा कितना? 51.2 बटा 800 बराबर 512 बटा कितना होगा? 8000। ये हो जाएगा कैलकुलेट करने पर x बराबर जो आ जाएगा 8/20 यानी 2/5 मीटर आ जाएगा। अब एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत कितना हो जाएगा? एक तरफ के अगर पेंट करेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई और गुना कितना लग रहा है? 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 80x गुना 10x गुना 100। ये हो जाएगा 80 और गुना x के जगह पर 2/5 और गुना 10 गुना 2/5
5 गुना 100 आ जाएगा 12,800। क्या है? 12,800। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है, यदि सेक 31 डिग्री बराबर x है तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर 59 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो अगर जो दिया हुआ है सेक 31 डिग्री बराबर x है, यहाँ पर से निकालते हैं। अगर ये मान ले कि 59 डिग्री है, ये हो जाएगा 31 डिग्री, ये a है, ये b है, c है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। दिया गया है सेक 31 डिग्री बराबर x बटा 1 बराबर AC बटा BC। AB बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही जो है यहाँ लिखा गया। अब साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर 59 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर जो है वो 59 डिग्री। अब बस यहाँ पर इसके मान रखते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा। ये हमारा जो है मान है, इसे सोल्व करना है। ये हो जाएगा 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेक 31 डिग्री बराबर एक्स दिया हुआ है, इसी पे हमें निकाल कर ये फिगर ड्रॉ किए हैं और फिर जो मान है आएगा उसे रख दिए हैं। अगला है, कोई दुकानदार जो है हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है। 455 में कोई वस्तु जो है वो बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 490 में बेचता तो उसे हुई हानि का 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? अब माना कि जो हानि हो रहा है वो कितना हो रहा है? x हो रहा है। अब लाभ कितना होगा? 4x होगा। क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 455 प्लस x बराबर जो हानि था, क्रय मूल्य कितना होगा? जो हानि पे बेचा है तो x बराबर हो जाएगा 490 में से 4x घटा दीजिए, वो क्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि 4x जो है वो लाभ हो रहा है। यानी दोनों क्रय मूल्य आएगा, एक हानि में और एक लाभ में, दोनों को इक्वल कर दिए हैं। तो 5x बराबर जो हो जाएगा 490 माइनस 455। 5x बराबर कितना हो जाएगा? 35। x बराबर कितना हो जाएगा? 7। क्या है? x बराबर 7 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 455 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 462 हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 462 गुना 125% यानी 577.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 577.5 पे। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। दिया गया है कि x के पावर 8 माइनस 34 x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, जहां x ग्रेटर देन 0 है। निकालना है, ये मान निकालना है। इसे लिख सकते हैं x के पावर 8 प्लस 1 बराबर 34 x के पावर 4। अब क्या है, यहाँ पर जो है x के पावर इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बराबर कितना हो गया? 34 हो गया है। अब इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34 में। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये 36 हो जाएगा, यानी 6 के बराबर होगा। फिर से इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमारे पास आ गया ये। निकालना क्या है? एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू निकालना है। तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू निकालना, इतना बराबर फार्मूला हो जाता है एक्स माइनस 1 बाई एक्स के होल क्यू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। मान रख दीजिए x माइनस 1 बाई एक्स का कितना है? 2 है। 2 के क्यू प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 55 के डी हो जाएगा। क्या है? ये सभी न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ये साक्ष्य सही है। 4 नए ऐप लागू हुआ, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य और ई समन। एक जो और नहीं दिया गया वो क्या है? ई समन। क्या है? ई समन। हाल ही में उपस्थिति पोर्टल की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है।
उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म। 12 और 42 कैसे संबंध है ये देखना है। अगर 12 गुना 4 करते हैं 12 चौ 48 हो जाता है। 48 से 42 लाने के लिए 12/2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कितना, 42। अगर विकल्प में देखते हैं 8 और 28 का करके देखते हैं तो 8 गुना 28 कर देंगे, सॉरी 8 और कितना कर देंगे, 8 और यहाँ पर 8 और गुना 4 कर देंगे। क्या है, 8 गुना 4 करना है। यहाँ पर 4 किए गए हैं शुरुआत वाला अक्षर से, यहाँ भी 4 करेंगे। 8 सौ कितना हो जाएगा, 32। अब 32 से हमको 28 लाना है तो फिर क्या करना है कि जो हमारा 8 दिया हुआ है, यानी जो 8 शुरुआत वाला है उसे क्या क्या है, 2 से भागा दे दिया है। तो 32 माइनस 8/2 कितना हो जाएगा, 28। यही हमारा किया गया है बी में। यानी पहला में जो शुरुआत में किया गया है कि शुरू के अक्षर को 4 से गुना कर दीजिए और उसके बाद शुरू के अक्षर से ही अगर 2 से भागा दीजिए तो हमारा जो दूसरा वाला 42 आ जा रहा है। तो ऑप्शन में किस में है, तो बी में है। 58 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा गोल को इस तरह लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ गोल लिख लीजिए और यहाँ जो है क्या है, गोली, और यहाँ एक लिखिए HPBM है। यहाँ से देखिए कि G से H गया +1 है, O से P गया +1 है, +1 है, +1 है। तो हमारा पोस्ट का जो होगा P से +1 करेंगे तो Q होगा। उसके बाद O से हमारा जाता है P और S से जो हमारा जाता है वो हो जाता है T और T से जाता है U, यानी OPTU। OPTU किस में आ रहा है, तो वो आ रहा है D में। आंसर हमारा हो जाएगा D। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। वह घड़ी की दिशा में पहले 45, पश्चिम की ओर मुंह है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है तो इतना है, और यहाँ से फिर क्या है वो 180 डिग्री घूमता है। तो अब जो घूम के आया वो आ गया इधर, क्या है, इधर। तो हमारा जो हो जाएगा, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इधर हो जाता है दक्षिण और इधर क्या हो जाता है, पूरब, यानी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। 400 वर्षों में फरवरी माह 29 दिन कितनी बार आएंगे। तो 100 वर्ष में जो है वो फरवरी माह आते हैं 29, वो 24 बार आते हैं। तो 3 साल तक में कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन जो चौथे 4 साल है उसमें जो आएगा वो कितने, 25 बार आएगा। यानी 3 गुना 24 प्लस 25 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 97 बार। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि शताब्दी वर्ष जो है वो अगर मान लिया कि 400 से कटता है तभी हमारा जो है लीप वर्ष होता है। ये शताब्दी वर्ष के चेक करने का है। शताब्दी वर्ष जो अगर 400 से पूरी पूरी कटेगा तब होगा। यानी 400 लीप वर्ष है, 800 भी लीप वर्ष है, 1200 लीप वर्ष है, 1600 लीप वर्ष है और 2000 जो था वो लीप वर्ष है। अगर कहीं पूछ दे 1900 तो 1900 जो है लीप वर्ष नहीं है, क्या है, लीप वर्ष जो है वो नहीं है। जबकि ये 4 से कट जाएगा, देख लीजिए 4 चौ 16 हो जाएगा और 3 और 30 4 कितना होगा, 7 चौ 28 और 2 और 0 क्या हो 20। 475 से ये कट जा रहा है 1900, लेकिन 4 से लीप ईयर कट जाएगा तो होगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष दिया हुआ है यानी आखिरी में 2 शून्य दिया है तो उसे 400 से भागा देना होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके पति की बेटी मेरे भाई की बेटी है। उस आदमी का उस महिला से बेटी का क्या संबंध है। यहाँ पर कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कह रहा है, यानी यहाँ पर जो है ये महिला से कह रहा है आपके पति, महिला के कोई जो होगा वो पति होगा, आपके पति की बेटी, आपके पति की जो होगा वो क्या है, बेटी, बेटी मेरे भाई की बेटी है। यह आदमी जो है वो कह रहा है मेरे भाई, इसके भाई हो जाएगा कि महिला के पति, भाई की बेटी है। उस आदमी का उस महिला की बेटी से क्या संबंध है, उस महिला की बेटी से इससे क्या जो है वो संबंध देखना है। तो ये जो भाई हो जाएंगे तो ये आदमी चाचा हो गए, क्या है, चाचा हो गए, यानी हो जाएंगे पिता का भाई। आंसर हो जाएगा 61 के सी। 50, 66, 146, 171 उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 50, 66, 146, 171 उसके बाद होगा। तो 50 से अगर हम 66 देख रहे हैं तो ये क्या है, +16 है। 66 से 146 देख रहे हैं तो ये 80 है, क्या है, 80 है। 146 से 171 है, ये क्या है, तो ये भी +25 है। अब आगे हमें क्या होगा ये देखना होगा।
तो 16 जो है वो कितना है, 4 के स्क्वायर है, क्या है, 4 के स्क्वायर है। ये 16 से क्या किया, 16 पचे 80 किया गया है। 25 जो है वो क्या है, 5 के स्क्वायर है। अब ये क्या किया जाएगा, तो 25 को भी 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी 171 में 125 जो है वो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 296 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाले आकृति का जो है हमें चयन करना होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या, सी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में वर्ग आधार घर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ती है और त्रिभुज जो है एंटी क्लॉकवाइज में जो है वो बढ़ रही है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 64 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके खाली स्थान उत्पन्न करता है। CaOH के होल ट्वाइस जो है CO2 से अभिक्रिया करके COCO3 प्लस क्या बनाता है, H2O बनाता है। यानी आंसर जो हो जाएगा लवण एवं जल दोनों बनाता है। एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर खाली स्थान के जो है वो बराबर होता है। आंसर हो जाएगा विद्युत विभव। क्या होता है, विद्युत विभव जो है विद्युत ऊर्जा आवेश का अनुपात होता है। किसी इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सोमरफील्ड ने। किसने, सोमरफील्ड ने। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह के परिक्रमण का आवर्तकाल 3√3 गुना वर्तमान का बढ़ा दिया जाए तो परिक्रमण कक्ष की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि होती है। तो केपलर लॉ में हम लोग जानते हैं कि T2 कहते हैं, टी स्क्वायर जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है RQ होता है। तो इसे लिख सकते हैं T1/T2 के स्क्वायर, क्या है, T1/T2 के स्क्वायर बराबर R1/R2 के होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा T2/T1 के होल स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा R2/R1 के होल क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, T2 बराबर जो दिया हुआ है वो है 3√3 T1 है। तो T2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3√3 T1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 27 T1 स्क्वायर हो जाएगा। R2/R1 बराबर कितना हो गया, ये 27 हो गया। तो R2/R1 के होल के बराबर 27 हो गया, तो ये R2/R1 बराबर हो जाएगा 3√27, यानी कितना हो गया, 3 हो गया, क्या है, 3 हो गया। तो R2 बराबर हमारा निकल के आ गया 3R1, क्या है, R2 बराबर आ गया 3R1। अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा R2 - R1/R1 गुना 100 हो जाएगा। R2 कितना है, 3, क्या है, R2 बराबर जो है 3R1 - R1/R1 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना, ये 200% की वृद्धि हो जाएगी। कितना, 200% की। आंसर जो हमारा हो जाएगा वह सी हो जाएगा। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये डी, सभी से वो ग्रहण कर सकता है। AB जो होता है, क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, AB पॉजिटिव जो होता है वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, और O निगेटिव जो होता है वो सभी को दे सकता है। O निगेटिव है जो ये सर्वदाता होता है, क्या है, सर्वदाता होता है। और AB पॉजिटिव वाला जो होता है वो सर्वग्राही होता है, क्या है, सर्वग्राही होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया है कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल के लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सकता है। यहाँ पर वृद्धि से पहले कुल लागत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 + 100 + 30/100। तो ये हो जाएगा 100 + 30 बराबर हो जाएगा 130। वृद्धि के बाद कुल लागत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 × 125/100 प्लस हो जाएगा 100 × 125/100 × 38/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 125 + 47.5 हो जाएगा 172.5। तो अभिष्ट कमी परसेंट बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 172.5 - 130 अब बटा 172.5 गुना 100। जब इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24.6%, क्या है, 24.6%। डी जो है वो सही आंसर। अगला प्रश्न है x² × x - 4 का स्क्वायर बटा x + 4 का स्क्वायर - 4x भागा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x के होल क्यूब बटा एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर इंटू 64 माइनस एक्स क्यूब बटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान निकालना है। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 के स्क्वायर बटा एक्स प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 4x इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 के स्क्वायर बटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x के होल क्यूब इंटू 64 माइनस एक्स क्यूब बटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, ये भागा को ऐसे गुना में चिन्ह लेके उलट दिए हैं। आंसर हो जाएगा, अगला मतलब स्टेप हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 के स्क्वायर बटा एक्स प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 4x गुना हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 4 के स्क्वायर बटा एक्स माइनस 4 के होल क्यूब, आगे एक्स क्यूब, और गुना हो जाएगा 64 को 4 के क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटा लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 के स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इंटू हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 4 के स्क्वायर बटा एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 के होल क्यूब इंटू 4 के क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटा 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 के स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 4 के स्क्वायर बटा एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 के होल क्यूब इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, अब बटा हो जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स हो जाएगा। जब इसे सबको काट पीट करेंगे तो आंसर हो जाएगा x प्लस 4 बटा x इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। क्या है, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ क्या काटा गया, इसको इससे काटा गया है, और यहाँ पर देख लीजिए x माइनस 4 के ये q है, यहाँ पर एक ये है, एक ये नहीं होगा, यहाँ पर जो ये कटेगा ये 3 बार में, ये 2 बार में ये कट जाएगा। 4 माइनस एक्स जो है वो इससे कट जाएगा, 4 प्लस एक्स जो बच रहा है ये एक इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो एक 3 इससे कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा एक एक्स प्लस 4 बच रहा है वो, और एक नीचे एक्स माइनस 4 इंटू एक्स में बच रहा है, तो ये बच रहा है। यही हमारा जो आंसर हो जाएगा 70 के कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि 144 बटा 0.144 बराबर 44.4 बटा एक्स है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो सीधे जो है हमें गुना कर देना है। 144 गुना एक्स बराबर 0.144 गुना 14.4 आ जाएगा 0.0144। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न जो है, तालिका में अनीता सुनीता नामक 2 सहेलियों द्वारा एक सेमेस्टर परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। उनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत में कितना अंतर है। तो आइए देखते हैं कि अनीता का प्राप्तांक प्रतिशत जो है वो 70 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 30 बटा कितना हो गया, 100 100 50 50 यानी 200, यदि 300 हो जाएगा, कितना 300, ये हो जाएगा। और गुना 100% भी करना है तो ये आ जाएगा कितना 65%। और सुनीता का कितना हो जाएगा, सुनीता का हो जाएगा 85 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 25, अब बटा हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20 गुना 100%, ये हो जाएगा 80% के बराबर। अब कह रहा है कि कुल प्राप्तांक अंक में प्रतिशत अंतर कितना होगा, तो 80 माइनस 65, ये हो गया 15%। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 7 प्लस 3√5 इंटू 7 माइनस 3√5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो इसे क्या कर देना है, हमें लिख देना है, ये हो जाएगा 7 प्लस 3√5 इंटू 7 माइनस 3√5 के अंडर रूट में आ गया। इसे लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर माइनस 3√5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 माइनस 45 के अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 बराबर 2। आंसर आ जाएगा 2। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा सी, टिम वॉकर। क्या है, टिम वॉकर। भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है।
मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में ही यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव के संपर्क में आकर हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग इस रिसाव से प्रभावित हुए थे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम बिरला को चुना गया है। क्या है? ओम बिरला को चुना गया। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुने गए हैं। अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। यह था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।